उर्मिला अपने 20 दिन की बच्ची को गोद में चिपकाए हुई थी। ऑपरेशन के द्वारा उसका जन्म हुआ था और उर्मिला को बहुत दर्द हो रहा था। उर्मिला बहुत परेशान थी क्योंकि बच्ची बहुत रो रही थी। कोई भी उसकी मदद करने के लिए कमरे के भीतर नहीं आ रहा था। उसका पति शुभम तो बेटी के पैदा होने के 10 दिनों के बाद ही काम पर वापस चला गया था और वह ससुराल में अकेली पड़ गई थी। कहने को तो ससुराल में उनकी सास, नंद, ससुर जी थे। अब ससुर जी तो दिन भर घर से बाहर ही रहते थे और वह घर के मामलों में कुछ बोलते भी नहीं थे क्योंकि वह वैसे ही अपनी पत्नी से थोड़ा डरते थे और उनके आगे उनकी जबान नहीं खुलती थी। सास और नंद तो जैसे उससे से कोई मतलब ही नहीं था। उसकी नंद शीतल तो दिन भर श्रृंगार और मोबाइल में ही लगी रहती थी, घर का कोई भी काम नहीं करती थी। लेकिन अब जब भाभी आ गई थी और काम बढ़ गया था, तब माँ के साथ मिलकर उसे भी काम करना पड़ रहा था। इसलिए वह थोड़ी चिड़चिड़ी सी हो गई थी। ऊपर से उसकी माँ दिन रात बहू के खिलाफ कुछ न कुछ बोलती रहती थी क्योंकि उसने एक बेटी को जन्म दिया था। तो शीतल भी अपनी भाभी से कुछ खिंची खिंची सी रहती थी। उसे घर में उर्मिला को कोई प्रेम, सम्मान, परवाह नहीं मिलती थी। उसने एक दो बार जब अपने पति से यह बात बताई तब उसने उसे डांट दिया और ऐसे समय में माँ का काम बढ़ गया है, इसलिए वह थोड़ी चिड़चिड़ी हो गई है। तुम आराम से वहाँ पर रहो न। लेकिन उसके साथ कितना गंदा व्यवहार हो रहा था, यह वह शुभम को बता कर भी कुछ हासिल नहीं कर पा रही थी क्योंकि शिवम को लग रहा था कि उसकी माँ बहुत अच्छी है और उसकी पत्नी को ही कोई गलत फहमी हो गई है। अभी भी रसोई से चाय बनने की खुशबू आ रही थी। दोपहर के खाने में उसकी सास ने एक कटोरी पानी वाली दाल दे दी थी और तब से वह भूखी थी। अभी उसे चाय पीने की इच्छा हो रही थी। बाहर उसकी सास और नंद बैठकर चाय पीते हुए बातचीत कर रही थी। उर्मिला ने डरते हुए कहा, माँ जी मुझे भी चाय चाहिए। उसकी सास गुस्से में बोली और कहने लगी, यह मनहूस बेटी पैदा करके मुझसे चाय मांग रही है। जी करता है इसी चाय में डुबाकर मार डालूं। चाय के बर्तन धोने क्या तेरे बाप आएंगे? ऑपरेशन के दर्द से परेशान बहू का हृदय कहर उठा और उसकी आंखों से पानी बहने लगा। फिर बहू ने भरी हुई आवाज में कहा, कोई बात नहीं मम्मी जी, मुझे चाय नहीं चाहिए। इतना कहकर वह सिसकने लगी और उसकी सास बाहर से ही गुस्से में चिल्लाते हुए कहने लगी, अरे मैंने तुझे रोने के लिए नहीं कहा। आज शाम तुझे खाना चाहिए तो चुपचाप उठकर रसोई में जा और सारे जूठे बर्तन साफ कर। उर्मिला से ठीक से खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा था तो भला रसोई में जाकर बर्तन कैसे मांज सकती थी। जब उसे भूख सहन नहीं हुई तभी उसे उसकी माँ उससे मिलने आई थी तो वह लड्डुओं का डिब्बा लेकर आई थी। उसने वह लड्डुओं का डिब्बा बगल वाली टेबल के दराज में रख दिया था। उसने दराज खोलकर लड्डू निकाला। जैसे ही वह लड्डू खाने को हुई उसकी सास ननंद ललपकते हुए उसके कमरे में आई। उससे लड्डू खाते हुए देखकर उसकी सास ने उससे हाथ से लड्डू छीन लिया। उसका लड्डू वाला डिब्बा भी उसके हाथ से ले लिया। उसकी सास गुस्से से बोली, झूठे बर्तन तुम्हारे लिए हैं, जो अपना काम करो। और ये लड्डू हमें दो। लड्डू हमारे लिए हैं। वैसे भी तुमने बेटी पैदा की है तो तुम्हें बेकार में यह लड्डू खाने की ज़रूरत नहीं। अगर तुमने बेटा पैदा किया होता तो हम खुद तुम्हारे लिए ड्राई फ्रूट्स वाले लड्डू बना देते। लेकिन बेटी पैदा करने वाली मनहूस औरत को मैं लड्डू नहीं खाने दूंगी। अब तो उर्मिला से सहन ही नहीं हुआ। इतने दिन से वह सब कुछ चुपचाप सहते हुए आ रही थी, लेकिन आज वह फट पड़ी और कहने लगी, मम्मी जी, माना कि मैंने बेटी पैदा की है, लेकिन तो चलिए मैं मनहूस हूँ। इस तरह देखा जाए तो आप भी मनहूस हैं क्योंकि आपने भी तो नंद जी को पैदा किया है। क्या आपके साथ भी ऐसा ही व्यवहार किया था आपकी सास ने? सास चिल्लाई, अरे मैंने तो पहले शुभम को जन्म दिया था, उसके बाद बेटी हुई थी, तो मेरा परिवार पूरा हो गया। तुम्हारा तो पहला बच्चा
बेटा नहीं हुआ, आगे पता नहीं बेटा होगा या बेटी, या तुम कभी माँ बन पाओगी या नहीं। पहले ही डिलीवरी में तो तुम्हारा ऑपरेशन हो गया, 9 महीने तुम्हारी तबीयत इतनी खराब रही, पता नहीं तुम्हारे शरीर दोबारा माँ बनने लायक बन पाएगा या नहीं। मेरे कुल का नाम आगे कैसे बढ़ेगा। उर्मिला रो पड़ी और कहने लगी, आपको ना तो मेरी हालत से कोई मतलब है और ना ही अपनी पोती से, आपको बस अपने कुल के नाम की पड़ी है। मैंने सुना था मेरी गर्भावस्था के दौरान आप घर में यह बात भी कर रही थी कि अगर इस दौरान मुझे कुछ हो गया तो आप अपने बेटे की शादी किसी स्वस्थ और अच्छी लड़की से करवाएंगी। अरे शादी से पहले ही आप सारे जांच करवा लेंगे क्या, लड़की स्वस्थ है या नहीं। कहते कहते वह रो पड़ी। उसकी सास गुस्से से बड़बड़ाते हुए कहने लगी, तेरी जबान आज कुछ ज़्यादा ही चलने लगी है। मेरा ही बनाया खा रही है और मुझ पर ही चिल्ला रही है। तो रुक, शाम को तेरा दाना पानी बंद करती हूँ, तब तुझे समझ आएगा। कि इतना कहकर वह गुस्से से पैर पटकते हुए कमरे से बाहर चली गई। उसकी नंद शीतल हतप्रभ सी खड़ी रह गई। भाभी की बातें बहुत गहरे से छू गई। वह सोचने लगी कि मैं भी तो लड़की हूँ, क्या मेरे जन्म पर भी माँ इतनी ही दुखी हुई होगी। जब माँ की सोच ऐसी है तो मेरे लिए भी कहीं न कहीं माँ के मन में नफरत तो नहीं। उसकी आंखों से भी थोड़े आंसू आ गए। तभी बाहर से उसकी माँ चिल्लाते हुए बोली, शीतल तू वहाँ खड़े खड़े क्या कर रही है, जल्दी बाहर आ। शीतल को और कुछ नहीं सूझा तो उसने जल्दी से 4 लड्डू निकालकर अपनी भाभी के हाथ में थमा दिए और लड्डू का डिब्बा लेकर वहाँ से चली गई, क्योंकि अगर वह डिब्बा लेकर नहीं जाती तो उसकी माँ उसे बहुत डांटती। आज उसकी भाभी के लिए खाना नहीं बना था। उसे बहुत घबराहट सी महसूस हो रही थी। आज वह बहुत दुखी थी। उसकी माँ तो बस बहू की शिकायतें ही किए जा रही थी, लेकिन वह एकदम खामोश हो गई थी। रात को जब उसकी माँ खाना खाकर कमरे में चली गई तो शीतल ने चुपचाप अपने हिस्से का खाना अपनी भाभी के सामने ले जाकर रख दिया। उसकी भाभी आश्चर्यचकित होकर उसे देखने लगी तो शीतल कहने लगी, भाभी मुझे माफ़ कर देना, और औरत होते हुए भी मैंने आपके साथ बुरा व्यवहार किया। अगर आप मुझे माफ़ नहीं करोगी तो हो सकता है कल को मुझे मेरे पाप की सज़ा मिले। इतना कहते हुए वह रो पड़ी तो उर्मिला कहने लगी, शीतल मुझे जोर की भूख लगी थी, तुमने एक भूखे को भोजन देने का पुण्य प्राप्त किया है तो तुम्हें कोई पाप नहीं लगेगा। वैसे भी तुम जो भी कर रही थी अपनी माँ के बहकावे में आकर कर रही थी और नादानी में। मुझे खुशी है कि तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया। अच्छा बताओ तुमने खाना खाया या नहीं। शीतल खामोश खड़ी रह गई तो उर्मिला का मन भी भर आया। वह कहने लगी, पगली तू खुद भूखे रहकर मुझे खाना खिलाने आई है, आओ हम दोनों साथ खा लेते हैं। उसने जिद करके उसे भी अपने साथ बिठा लिया। फिर दोनों ने मिलकर साथ खाना खाया। शीतल कहने लगी, भाभी मैं भैया को फ़ोन करके सब कुछ बता दूंगी, आपको यहाँ इतनी तकलीफ़ में नहीं रहने दूंगी। उर्मिला ने प्यार से उसे गले लगा लिया। वैसे तो वह जब भी अपनी परेशानियों के बारे में शुभम से बात करती और शुभम अपनी माँ को कुछ कहता तो उसकी माँ उससे यही कहती कि बहू तो ऐसी ही सोचती रहती है, उसे कोई गलतफहमी हो गई होगी। लेकिन आज जब शीतल ने शुभम को फ़ोन करके सब बताया तो शुभम का खून खौल उठा और उसकी पत्नी के साथ इतना गंदा व्यवहार किया जा रहा है। वह 2 दिन बाद ही घर चला आया। इन 2 दिनों में शीतल ने अपनी भाभी का पूरा ध्यान रखा। घर आने के बाद वह अपनी माँ से कहने लगा, मैं अपनी पत्नी को उसके मायके पहुँचा रहा हूँ ताकि कुछ दिन उसे वहाँ पर आराम मिल जाए। तब उसकी माँ मुँह बनाते हुए कहने लगी, यह महारानी तो यहाँ बिस्तर ही तोड़ रही हैं, कौन सा काम करती हैं यह यहाँ पर जो तुझे इससे आराम देने के लिए मायके भेजना पड़ेगा। इस पर शुभम कहने लगा, माँ वह तो आपका ईमान ही जाने, आप इसके साथ कैसा कैसा व्यवहार करती हैं। लेकिन फ़िलहाल मुझे ज़्यादा छुट्टी नहीं मिली है और ना ही मैं वहाँ इसकी देखभाल कर पाऊँगा, क्योंकि मुझे दिन भर ऑफिस के काम से बाहर रहना पड़ता है। इसलिए मैंने फ़ैसला किया है अब यह कुछ दिन के लिए अपनी माँ के पास रहने के लिए जाएगी। अपने बेटे को इस तरह बहू का पक्ष में बोलते देखकर उसकी माँ नाराज़ हो गई, लेकिन शुभम को फिलहाल उसकी बात की परवाह नहीं थी, क्योंकि उसके लिए अभी पत्नी के स्वास्थ्य से बढ़कर कुछ भी नहीं था। उसकी पत्नी इन 4 दिनों में दुबली पतली कमज़ोर सी हो गई थी। खैर वो माँ से लड़ झगड़ कर अपनी पत्नी और बेटी को
ज़रूरी सामान पैक किया और उसी दिन उसे ले जाकर मायके पहुंचा दिया। मायके पहुंचकर उसने राहत की सांस ली। वैसे भी उसे पति के बिना ना मायके में अच्छा लगता था ना ससुराल में, लेकिन फिर भी कम से कम यहाँ उसकी माँ उसकी अच्छे से देखभाल तो करने वाली थी। 2 महीने बाद शुभम अपनी पत्नी और बेटी को लेकर जॉब की लोकेशन पर वापस आ गया था। उर्मिला अब दिन में बेटी को आराम से संभाल लेती थी। घर के कामों में भी शुभम उसकी पूरी मदद किया करता था। उसे माँ के व्यवहार से बहुत चोट पहुंची थी, लेकिन फिर भी वह अपनी माँ को नहीं त्याग पाया था। लेकिन अब उसने सोच लिया था कि अपनी पत्नी को कभी भी अकेले ससुराल में बिल्कुल भी नहीं छोड़ेगा। भविष्य में जब कभी माँ को ज़रूरत पड़ेगी तो वह अपने घर बुला लेगा, लेकिन अपनी पत्नी को अकेला वहाँ नहीं जाने देगा। मेरी कहानी आप सबको पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री राम।